Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग वारेन हेस्टिंग्स को पढ़ रहे थे। आधुनिक भारत चल रहा था, मॉडर्न इंडिया। इसमें हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 वारेन हेस्टिंग्स का देख लिए थे, चूँकि बड़ा चैप्टर है। आज पार्ट 3 को देखेंगे और यह जो है आज आखिरी वीडियो होगी, है ना, वारेन हेस्टिंग्स की। मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, वहाँ से आपको वारेन हेस्टिंग्स का तीनों ही पार्ट आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप उसका नॉलेज उठा सकते हैं। तो चलिए आज जो है वारेन हेस्टिंग्स की लास्ट पॉइंट को देखते हैं। अंतिम जो इसका वीडियो है उसको देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट है उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा, अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ। आपको पता है, हम इसको पढ़ा चुके हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी वारेन हेस्टिंग्स के समय ही लड़े गए। देखिए, उस समय बंगाल का गवर्नर जो है वारेन हेस्टिंग्स ही था और वारेन हेस्टिंग्स के समय ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1775 से 1782 के बीच एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ यह 1780 से 1784 के बीच। इसको हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो ये जो दोनों, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ये दोनों ही युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ। किसके समय में हुआ? वारेन हेस्टिंग्स के समय ही लड़ा गया, वारेन हेस्टिंग्स के समय ही हुआ, यह याद रखना है। चलिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, है ना, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलवाई की संधि, कहीं कहीं सालाबाई भी होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलवाई की संधि 1782 में खत्म हुआ एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि अर्थात 1784 ईस्वी के द्वारा समाप्त हुआ। तो दोनों का जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है और जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, दोनों का तारीख याद रखिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। और जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ वह सलवाई की संधि 1782 के द्वारा खत्म हो गया और जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ यह मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी के द्वारा समाप्त हुआ। यह दोनों ही पॉइंट याद रखने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की संधि कब हुई, कि या कौन सी संधि कहलाई या किस संधि के तहत वो युद्ध खत्म हुआ। तो वो जो है सलवाई की संधि 1782 द्वारा एंड हुआ और जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है यह मंगलोर की संधि 1784 के द्वारा समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, ये दोनों पॉइंट को देख लीजिएगा एक बार। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंग्स के समय ही पारित हुआ। वारेन हेस्टिंग्स के समय ही पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ। अब सवाल उठता है कि पिट्स इंडिया एक्ट क्या है या पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट एक ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाने के लिए, है ना, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लेने के लिए संसद द्वारा पेश किया गया एक कानून था, एक पारित किया गया कानून था। क्या कहता है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 है यह क्या था? तो यह एक एक्ट था, यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाने के लिए पारित किया गया एक एक्ट था, है ना, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाने के लिए पारित किया गया एक एक्ट था। तो मूल रूप से पिट्स एक्ट जो है यह 1784 का पिट्स एक्ट यह एक ब्रिटिश सरकार द्वारा, है ना, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को, मूल रूप से जो है ये बात करता है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाने के लिए यह एक पारित किया गया कानून था जिसको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कहा जाता है। तो यह जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंग्स के समय ही पारित हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या कहा गया? ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाने के लिए संसद में पेश किया गया एक जो है एक्ट था। आगे बढ़ते हैं। इसी के काल में अर्थात वारेन हेस्टिंग्स के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो गठन हुआ है वह 1772 में 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन हुआ और यह किसके काल में हुआ? वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही हुआ।
और उस समय किया जब ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी का कार्य करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दीवानी का कार्य करती थी, है ना, दीवानी का कार्य करती थी। 2 नायाब दीवानों के पद समाप्त कर दिए गए थे। इसके साथ ही क्या किया गया था, 2 नायाब दीवान का पद खत्म हो गया था। देखिए 2 नायाब दीवान का पद खत्म हो गया था, दीवान का पद खत्म हो गया था या एंड हो गया था। ये कंपनी बीच बीच में अगर उसको कुछ ऐसा लगता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में इस चीज़ का बदलाव होना चाहिए या ऐसा कुछ नया कानून पारित करना होता था, उसके लिए वो नया नया हथकंडा अपनाता था। उसी में से ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, इसके पहले भी एक स्थापना एक चीज़ की हुई थी, उसके जगह पर जब वो फेल्योर हुआ तब उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की, है ना, और यह स्थापना हो गई 1772 में, 1772 में। और वारेन हेस्टिंग्स नहीं, वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही ये चीज़ जो है लागू हुई। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने दीवानी का कार्य करती थी और 2 नायाब दीवान का पद इसमें खत्म कर दिया गया था। ये था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। ये जो राय रायन का पद है, यह आप विक्रमादित्य के समय में भी चलता था। ये बहुत पुराने समय से रजवाड़े में चला आया है, आप इसको देखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब के लिए, मतलब टोटल लगान का हिसाब की देखभाल के लिए, कितना लगान हुआ, एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। राय रायन जो है यह आदमी का नाम नहीं है, ये एक पद है। राय रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय, है ना, पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजबल्लभ था। राजा राजबल्लभ था, यह प्रथम भारतीय था जिसने ब्रिटिश सरकार के काल में राय रायन की नियुक्ति या राय रायन के पद का जो है पद पर उसको नियुक्त किया गया। तो क्या कहा, हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। यह राय रायन का जो मुख्य कार्य है, यह लगान के हिसाब की देखभाल करना है ना, कितना लगान आया, कितना, ये देखिए मूल रूप से लगान के बारे में, खेत के बारे में पता पटवारी रखता है, जिसको आप लेखापाल कहते हैं, और लेखापाल के कागज की जो जांच करता है वो कानूनगो है ना। तो ये अलग अलग पद है जिसका कि अलग अलग उस पर लोग नियुक्त होते थे और उसकी अपनी अपनी जो है ओहदा होती थी। तो यह जो है हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। इस पद को, ये जो राय रायन का पद था, इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन हो गया, दुर्लभ राय का पुत्र राजबल्लभ। दुर्लभ राय का पुत्र राजबल्लभ था, जो अंग्रेजी काल में प्रथम राय रायन का पद को ग्रहण किया। और उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो वो जो थे वारेन हेस्टिंग्स के समय में ग्रहण किया। आगे बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा, तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। ये देखिए, ये इसमें जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में, यह जो पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, जिसके तहत कि कंपनी में दीवानी होती थी और 2 नायाब दीवान का पद जो खत्म कर दिया गया, तो उसके तहत पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। उसके विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंच गया, मतलब जबकि ये जो पिट्स इंडिया एक्ट लगाया गया, इसके तहत 2 नायाब दीवान का पद खत्म कर दिया गया, तो इसके साथ ही वारेन हेस्टिंग्स ने इसके विरोध में इस्तीफा दिया और इस्तीफा दे करके फरवरी 1785 ईस्वी में कहाँ पहुंच गया, इंग्लैंड पहुंच गया। तो बर्क के द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। लेकिन बर्क द्वारा आरोप तो लगाया गया, लेकिन आरोप लगाने के बावजूद भी, महाभियोग लगाने के बावजूद भी 1795 ईस्वी में इसे क्या किया, आरोपों से मुक्त कर दिया गया। किसको, वारेन हेस्टिंग्स को। आगे बढ़ते हैं। 1786 ईस्वी में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया। किसका, लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सारिस्तादार, है ना, मुख्य सारिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनगोओं के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई।
बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, जो पटवारी का काम होता है, लेखापाल का काम होता है, वह होता है खेत के बारे में जानकारी रखना और उससे कितना लगान वगैरह कहाँ से कितना मिलता है इसके बारे में नॉलेज रखना। ये कागजी काम पटवारी का या लेखापाल का है। उसके ऊपर जो है वो कानून गो है, जो कि उस कागज की जांच करता है कि पटवारी या लेखापाल किस खेत के बारे में कितना लिया, कहाँ से कितना लगान लिया या क्या करता है, उसकी जांच कौन करता है? तो वो जांच करता है कानून गो। और कानून गो के ऊपर, है ना, कानून गो के कागजों की देखभाल करने के लिए एक पद बना दिया जिसको कहा गया सारिस्तादार। सारिस्तादार जो है वो कानून गो के ऊपर भी हो गया। एक हुआ किसान, किसान के ऊपर हो गया लेखापाल या फिर आप पटवारी कह सकते हैं, पटवारी के ऊपर कानून गो और कानून गो के ऊपर हो गया सारिस्तादार। तो वही यहाँ देखिए 1786 में हेस्टिंग्स के जाने के बाद लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया, फिर से गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सारिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानून गोओं के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है मुख्य सारिस्तादार की पद पर किसकी नियुक्ति सबसे पहले हुई, तो जेम्स ग्रांट की जो नियुक्ति है वह सारिस्तादार के पद पर सबसे पहले हुई। और हमको लगता है कि आपको सारिस्तादार भी समझ में आ गया। सारिस्तादार किसको बोलते हैं? सारिस्तादार वह है जो कानून गो के कागज की देखभाल करता है। कानून गो के कागज की जांच करता है और कानून गो वो है जो लेखाकार या पटवारी के कागज की जांच करता है ना। और कानून गो भी दो प्रकार का होता है ना, कानून गो भी दो प्रकार का होता है। एक जो आपका हो गया गिरदावर और एक रजिस्ट्रार। गिरदावर कानून गो जो होता है वह आपका घूम घूम के पटवारी के कागज की जांच करता है। कानून गो भी दो प्रकार का, एक हो गया गिरदावर कानून गो जो घूम घूम के पटवारी के कागज की जांच करता है, और एक होता है रजिस्ट्रार, जिसका नाम कि आप लोगों ने सुना होगा अगर आप कोर्ट या इस सब के बारे में जानते होंगे। रजिस्ट्रार जो हुआ इसके दफ्तर में, रजिस्ट्रार जो होता है इसके दफ्तर में पटवारी का या लेखापाल का पिछले 1 साल का रिकॉर्ड, कागज या उससे पहले का भी रिकॉर्ड पड़ा रहता है। ये रजिस्ट्रार के ऑफिस में, रजिस्ट्रार के दफ्तर में रहता है। और एक कानून गो है जो गिरदावर है। गिरदावर क्या करता है? ये घूम घूम करके लेखापाल के कागज की जांच करता है। तो ये कानून गो का दो प्रकार भी आपको समझ में आ गया क्या क्या होता है। अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप एकदम बेलगट मारिए, एकदम पूरा अच्छी तरह से समझ करके मारिए कि गिरदावर या रजिस्ट्रार, आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। और इस पद पे सरिस्तादार का जो मुख्य पद हुआ इस पर कौन हो गया? जेम्स ग्रांट ही सबसे पहले बैठ गए। चलिए, सबसे पहले जो है उसको ये पद प्राप्त हुआ जेम्स ग्रांट को, मुख्य सरिस्तादार का। और मुख्य सरिस्तादार क्या होता था? यह होता था जो है जिसका कार्य सभी कानून गो के कागजों की देखभाल करना होता था। कागजों की जांच या कागजों की देखभाल, कानून गो के कागजों की देखभाल करना होता था। अब है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, रिंग, है ना, रिंग फेंस पॉलिसी। ये जो है रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसमें क्या पूछता है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? या आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से रिंग फेंस पॉलिसी किससे रिलेटेड है? तो ये वारेन हेस्टिंग्स से रिलेटेड है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी तुरंत याद कर लीजिएगा। आग है ये, आग, अभी याद कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाएगा सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है, तो ये वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। और सुरक्षा प्रकोष्ठ या रिंग फेंस पॉलिसी की संबंधित है, वारेन हेस्टिंग्स संबंधित है। तो अब इसमें समझना यह है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति है क्या, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति होती क्या है, रिंग फेंस पॉलिसी किसको कहते हैं, या रिंग फेंस पॉलिसी क्या होती है। तो रिंग फेंस पॉलिसी जो है, इस नीति का उद्देश्य बफर जोन बनाकर, है ना, कंपनी के सीमाओं की रक्षा करना था। मतलब कि एक बफर जोन बनाता था और कंपनी के सीमा की रक्षा करना था। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सुरक्षा रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जो है एक बफर जोन बनाया गया था। और बफर जोन बना करके, है ना, वो कंपनी की सुरक्षा के लिए, इस नीति का उद्देश्य बफर जोन बनाकर कंपनी की सीमाओं को सुरक्षित करना था। और देखिए, अब जो रिंग फेंस के भीतर जितना भी राज्य आ गया, है ना, मान लीजिए रिंग फेंस जो बनाया गया उसके अंतर्गत जो भी शामिल राज्य होगा, उनके स्वयं के खर्चे पर बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद देने का जो है भरोसा दिलाया गया कि अगर आप मान लीजिए हम एक जोन बनाते हैं, ये है बफर जोन, इसके अंतर्गत में अगर कोई स्टेट आता है,
है ना, बफर जोन के अंदर में जो भी स्टेट या जो भी राज्य शामिल होगा, अगर उसका जब उस पर कोई मदद, मान लीजिए बफर जोन है, इसके अंदर जो स्टेट हो जाएगा, अगर उस पर कल कोई आक्रमण या उस पर कुछ भी दिक्कत होती है या इस पर खर्चे की जरूरत होती है, इसको सेना की जरूरत होती है, तो इसके लिए जो है बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद देने का भरोसा दिया गया था। तो ये बफर जोन के अंतर्गत कुछ राज्य हुआ करते थे, है ना। रिंग फेंस के भीतर शामिल राज्य को अनेक, है ना, उन रिंग फेंस के अंदर शामिल राज्य को उनके स्वयं खर्चे पर, मतलब जो इसका जो जितना खर्चा इसको चाहिए स्वयं के लिए आक्रमण होने पर, तो स्वयं के खर्चे के लिए जो बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद देने का भरोसा दिया गया था। और मूल रूप से ये तो हम अलग बात कर दिए, लेकिन मूल रूप से अगर आपको समझना है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति क्या है, तो आप सीधा समझिए कि कंपनी को एक बफर जोन देना, ताकि इस पर कोई भी बाहरी आक्रमण या बाहरी कोई इस पर आघात ना पड़े, इसके लिए उन्होंने वारेन हेस्टिंग्स ने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाई थी। इस नीति का उद्देश्य बफर जोन बना करके कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना था। मूल रूप से आप ये समझिए, बफर जोन बनाकर, है ना, कंपनी की सीमाओं की रक्षा करने का उद्देश्य था सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का। और यह इससे संबंधित कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स ने इसको लाया था। तो इसी पॉइंट के साथ वारेन हेस्टिंग्स का टोटल पॉइंट एंड हो जाता है मित्र। और अब हम सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 1786 ईस्वी, है ना, इसे अस्थाई गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। अस्थाई मतलब ये अस्थाई गवर्नर जनरल नहीं थे, अस्थाई गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। हम वारेन हेस्टिंग्स के बाद जो है अगला सर जॉन मैकफर्सन ही गवर्नर बने थे, तो उसके बारे में, बंगाल के गवर्नर जो है वारेन हेस्टिंग्स के बाद सर जॉन मैकफर्सन बने। और सर जॉन मैकफर्सन का कार्यकाल है 1785 से 1786 ईस्वी। इसे अस्थाई गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ये बहुत दिनों के नहीं थे, इसका अस्थाई गवर्नर जनरल इनको नियुक्त किया गया था। तो आज की वीडियो में हमने वारेन हेस्टिंग्स पार्ट 3 को भी देख लिया। वारेन हेस्टिंग्स की कहानी यहाँ एंड होती है। इसके बाद जो अगला गवर्नर जनरल होगा हम लोग उसको भी देखेंगे। ये जो सर जॉन मैकफर्सन थे ना, सर जॉन मैकफर्सन के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस का है 1786 से 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793, लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर के आएंगे आपके लिए और बेहतरीन ढंग से उसको देखेंगे। तो आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा हमारे चैनल पर लुसेंट बेसिस। और एक बात जान लीजिए, अगर जो हमारा वीडियो रेगुलर देख रहा है, हम दावे के साथ डंके की चोट पर कहते हैं कि जो लुसेंट आप डायरेक्ट पढ़ते हैं और जो हमारे वीडियो देखने के बाद पढ़ते हैं, आपको 100% याद रहेगा। इस बात का दावा हमारा है, क्योंकि एक प्रोसेस है किसी चीज़ को याद करने का, वो 100% हमारी वीडियो में वो चीज़ इंक्लूड होती है। हम एक एक चीज़ को अच्छे से आपके लिए लेकर के आते हैं। तो ठीक है, यही वीडियो को एंड करते हैं। जरूर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नहीं किए हैं तो कर दिए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।